ये गांधी जी ने अब किसका साथ दिया किसका नहीं दिया। अपने को हिस्ट्री में ये पढ़ना है कि पूरी हिस्ट्री में अंग्रेज खराब है। पढ़ने वाले को लगता है कि अंग्रेजों से ज्यादा दमनकारी, शोषणकारी, औपनिवेशिक कोई भी हुआ। मैं लिखते टाइम में ये करता हूँ, खून की उल्टियां कर रहा हूं। तो सुभाष ने कहा कि आंटी जी 3 बजे वाली चाय 1 कप मेरे लिए बना लेना। उन्होंने कहा बेटा चुपचाप रसोई में सुनना मेरी बात। गांधी जी को पैसे टक्के देने का कोई काम करता था तो वो कौन करते थे? गांधी जी के जितने आंदोलन हुए उनमें 2 लोगों के पैसे लगे हैं, बजाज और बिड़ला। बजाज और अंग्रेजों की एक रिपोर्ट कहती है कि यदि गांधी जी के आंदोलन से मारवाड़ी व्यापारियों को अलग कर दिया जाए तो गांधी जी का आंदोलन कल ही खत्म हो जाएगा। अंग्रेजों की रिपोर्ट थी बाकायदा कि साहब ये जो राजस्थान वाले बढ़िया आए हुए हैं इनको साइड में करो। गांधी जी तो कल आगे बैठ जाएंगे चुपचाप। भाई बिना पैसे के आंदोलन होंगे, पैसे कौन दे रहे हैं? बजाज और बिड़ला। सेटिंग थी ढंग की कि गांधी जी को पैसे कौन देते? बजाज और बिड़ला। फिर गांधी जी बाहर जा कहते कि कोई अंग्रेजों का सामान नहीं खरीदेगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। किसका बहिष्कार करेंगे? हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? स्वदेशी कौन बनाता है? बजाज और बिड़ला। स्वदेशी बनाता ही कौन है? तो यदि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होगा तो किसका सामान बिकेगा? बजाज और बिड़ला को 10 लाख का फायदा हुआ, गांधी जी का 10%। भाई ये तो होना चाहिए कम से कम, अपने आंदोलन करेंगे इधर। तो फिर बजाज जी कहते हैं गांधी जी का 5वां पुत्र। क्या कहते हैं? भाई गांधी जी के खुद के 4 थे, चारों ने तो कमा के दिया नहीं। कि चीजें कभी भी वैसे नहीं है जैसी हम देखते, उतनी सीधी होती नहीं चीजें। गांधी जी का यह मानना है कि बोर विद्रोह में अंग्रेज सही थे तो मैं अंग्रेजों के साथ, जहां अंग्रेज सही है वहां अंग्रेजों के साथ रहूंगा, जहां अंग्रेज गलत है वहां अंग्रेजों के खिलाफ रह जाऊंगा। तो गांधी जी का ऐसा कुछ नहीं था। अरे नेता थे जी, नेता आज भी तो है। कौन किसके साथ है पता चलता है क्या? बस तो गांधी जी उस टाइम में नेता ही थे, जैसे आज नेता है वैसे उस टाइम के नेता थे। उनके अपने पास वीडियो नहीं है ना, इतने ही है। अपने वालों के वीडियो इसलिए अपने को लगता है यार कितने गलत गलत काम कर रहे हैं। इनके कईयों के वीडियो आए होते उस टाइम वालों के तो अपना विश्वास उठ जाता। यार हिस्ट्री नाम की भी कोई चीज है क्या? इन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए हैं कई बार तो जिसकी हद नहीं है भाई साहब, पर है चीजें चल रही। तो मैं हमेशा हंसता ही हूँ कि गांधी जी सादगीपूर्ण व्यवहार करते थे। गांधी जी को पढ़ते हैं कि गांधी जी हमेशा कैसे रहते थे? सादगी का व्यवहार करते। अहमदाबाद में एक बार कांग्रेस का अधिवेशन, कहां पर अधिवेशन? अहमदाबाद में। सुभाष चंद्र बोस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए हुए, गांधी जी के आश्रम में अधिवेशन। गांधी जी चाय नहीं पीते, नशा पता कोई करते नहीं थे गांधी जी। तो गांधी जी ने अपने सब बाकियों को भी छुड़वा दी चाय कि भाई कोई भी यहाँ पे आश्रम के अंदर चाय पिएगा नहीं। सुभाष बंगाली थे, बंगालियों को चाय पीने की लत होती है। सुभाष को चाय पीने आसपास थड़ी भी नहीं कोई, तो सुभाष को लगा क्या किया जाए। तो सुभाष को पता चला कि कस्तूरबा गांधी चाय पीते हैं। तो सुभाष ने कहा कि आंटी जी 3 बजे वाली चाय 1 कप मेरे लिए बना लेना। उन्होंने कहा बेटा चुपचाप रसोई में आ जाना, दोनों माँ बेटे पी लेंगे। बाहर डोकरे को पता चल गया तो बाद में गालियां निकालेगा। तो दिन सुभाष और कस्तूरबा गांधी 3 बजे बैठे बैठे चाय पी रहे थे। गांधी जी को अंदर कोई सामान वामान लेने के लिए आए, इधर उधर सामान नहीं मिला। उनको लगा वाइफ से पूछ लेता हूँ, आवाज लगाई सुना नहीं कस्तूरबा गांधी। उनको लगा रसोई में होगी, इसलिए गांधी जी रसोई में चले गए। रसोई में गए तो वो दोनों बैठे बैठे चाय पी रहे। तो सुभाष ने हाथों हाथ अपनी चाय छुपाई। तो गांधी जी ने सुभाष के सिर पे हाथ फेरा और कस्तूरबा गांधी का कि लड़का बहुत अच्छा है, सुभाष है, बहुत अच्छा काम करता है, और चाय पिला दिया कर इसको। और सुभाष का चुपचाप अंदर आके पी लेना, बाहर बताना मत। तो सुभाष बड़े राजी हुए कि यार गांधी जी ने मेरे लिए अपने नियम तोड़ दिए, है ना, ओब्लाइज हुए सुभाष। थोड़े सालों बाद कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है कलकत्ता। कहां पे हो रहा है? इस बार गांधी जी को कहां जाना पड़ेगा? कलकत्ता। तो सुभाष के बड़े भैया थे जिनका नाम था शरत चंद्र बोस। क्या नाम था? उनकी वाइफ थे जिनका नाम था विभावरी। क्या नाम था? तो उन्होंने शरत भैया और विभावरी भाभी कहा कि भैया भाभी मैं जब अहमदाबाद गया था बापू ने इतना ध्यान रखा मेरा, मेरे लिए नियम तोड़ दिए, मुझे चाय पिलाई, प्लीज गांधी जी में किसी भी प्रकार की मेहमान नवाजी में कोर कसर नहीं। शरत भैया और विभावरी भाभी ने कहा कि सुभाष गांधी जी केवल तुम्हारे नेता थोड़ी है, पूरे भारत के नेता। हम कैसे ना चाहेंगे कि गांधी जी यहाँ आए और उनका अच्छा स्वागत सत्कार ना किया जाए। निश्चिंत रहो सुभाष, खूब सारा स्वागत सत्कार किया जाएगा। बापू जहां कहीं भी जाया करते उसे 2-3 दिन पहले बापू के पीए चले जाते, महादेव देसाई और मणिलाल कोठारी, ये पीए थे। महादेव देसाई कहे और महादेव देसाई ने जाके शरद चंद्र बोस से पूछा कि हाँ भाई बताओ बापू के रहने की जगह कहाँ पे क्या है। तो उन्होंने कहा अरे चिंता मत करो, घर की चिंता करनी पड़ती है यार, बापू का पहले अरेंजमेंट सब देखना पड़ता है। कहा ये देखो अलग से कमरा है बापू के लिए, सुबह उठते ही इसके अंदर सूर्य का प्रकाश आने लग जाएगा। यही तो कहा था आपने। ये हमने रात के लिए एक यहाँ पे लालटेन लैंप छोड़ दिया, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था कर दी एकदम।
ये एक टोर्च छोड़ दिए, यहाँ पे एक वो लाठी आपने कहा था लाठी छोड़ दिए, ये तांबे के वो बर्तन के अंदर पानी पीते हैं वो बर्तन हमने छोड़ दिया है, ये बुक्स जो जो उनको चाहिए थी बुक्स छोड़ दिए, उन्होंने डायरी और पेन मंगवाया था इस कंपनी का पेन मंगवाया था पेन छोड़ दिया है, ये यहाँ पे बिस्तर इस दिशा में लगाना था वो बिस्तर लगा दिया, सब कुछ सेट है मामला, देखो कोई कमी है क्या। और महादेव देसाई ने कहा कि वो दूध दूध का क्या हुआ, अरे का हम जानते हैं बापू बकरी का ही दूध पीते हैं, इसलिए यहाँ से 10 घर आगे एक घर है और वो लोग बकरियां रखते हैं, तो हमने उनको कह दिया कि सुबह 1 किलो दे दो शाम को 1 किलो दे दो, पापा को जीता चेक ले ले। माधव देसाई ने कहा मतलब तुम दूध ले क्या होगे वहां से, कहा ओबीसी बात, दूध तो लेके आए। माधव देसाई ने कहा ना 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 ऐसे नहीं भाई साहब, क्या पता उन दूध कब निकाला हो, सुबह निकाल लिया हो 1 घंटे बाद में अपने को दे, और बापू ताजा दूध पीते हैं, ऐसे को दूध पियेंगे बापू बीमार हो सकते हैं। तो उनका तो क्या करें, तो कहा यहाँ बकरियां बांधो, हाथों हाथ निकालना पड़ेगा जब बापू को चाहिए होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता क्यों करते हो, एक बकरी बांध लेंगे आप जब कहोगे तब। उनका एक, कल को वो बीमार हो और बीमार बकरी का दूध बापू पी जाए तो 7-8 बकरियां बांधो, फिर मैं बताऊंगा आज कौन सी बकरी का दूध निकालना। उनका 7-8 बांध लेंगे। कहा उनके खाने पीने की व्यवस्था की चिंता मत करो साहब, जहां से बकरियां लाएंगे वहां से खाने पीने का उसका चारा भी लेंगे, चारा ड्राई फ्रूट्स खाएगी। जब वो जाते हैं ना महादेव देसाई वहां से, तो विभावरी भाभी कहती है कि सरोजनी नायडू सही कहती है, कौन सही कहती है, कि गांधी जी की सादगी महंगी है, गांधी जी की सादगी, भाई ये सादगी है, एकदम साधारण से रहते थे भाई, पर ये सादगी क्या है कि साहब गांधी जी ट्रेन के सामान्य डिब्बे में यात्रा करते थे, नहीं करनी चाहिए, ऐसी में करो जाके ढंग से बैठो, क्योंकि सामान्य डिब्बे में गांधी जी बैठते इसलिए पूरा डिब्बा बुक करवाना पड़ता, कोई यात्री चढ़े कोई थप्पड़ मार दे तो किसी की नहीं बने, इसलिए सारा का सारा डिब्बा पैक, इसमें बापू रहेंगे बापू के साथ वाले रहेंगे और कोई चढ़ेगा ही नहीं, कितनी टिकटें कटवाई आपने, इससे अच्छा तो एसी में बैठ जाते, 2 जने और बिठा लेते वहां पे साथ में, एलिट क्लास ही बैठता, आपके जैसे बैठता कुछ होता ही नहीं। तो चीजें धरातल के नीचे है, जितने ऊपर ना आए उतने ठीक है, इसलिए जैसा है वैसा वैसा पढ़ लिया जाए, खोदने का प्रयास करेंगे जीव बाहर आ जाएगा। और ये सादगी वाला तो मुझे तो कभी समझ में नहीं आया कि ये इतने फर्जीवाड़े है ही क्यों भारत में। अरविंद केजरीवाल ने सादगी सादगी के बावले बनाए लोगों को, है ना, कि सादगीपूर्ण जीवन है, और जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब कहा कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं मेरी जो कौन सी वैगनार थी उसके पास, मैं मेरी वैगनार से आऊंगा, मैं सरकार का बंगला नहीं लूंगा, मेरा गाजियाबाद में 2 BHK फ्लैट है मैं वहां से आऊंगा। और अपने को लगता है कितनी अच्छी बात है, घर से आएगा मुख्यमंत्री, बंगला भी नहीं लेगा, वेगनार में आएगा, गाड़ी भी नहीं लेगा। ऐसा गाजियाबाद से दिल्ली आने में 2.5 घंटे लगते हैं वेगनार को, तू 2.5 घंटे लेट आएगा ऑफिस, तू बड़ा बंगला ले, बड़ी गाड़ी ले, एकदम पास में रहे ताकि जल्दी आ जाए, जनता के काम करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तेरे एक बंगले से और तेरी एक गाड़ी से, जनता के काम टाइम टू टाइम होने चाहिए। तू 2.5 घंटे आएगा 2.5 घंटे जाएगा, परेशान हुआ रहेगा। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री फ्रेश रहे ताकि उसके दिमाग में डंकी बात जाए, पर हमने इस पे तालियां बजाई, अरे वेगनार में ही आ रहा है, नहीं आता वेगनार में, तो वो भी इंटेलिजेंट आदमी, उसको पता था कि वोट के लिए वेगनार का कहना है, अब तो लेनी है स्कॉर्पियो, अब तो लेनी है फॉर्च्यूनर, जो सरकार गाड़ी दे रही है वो सब लेनी पड़ेगी। आप साहब वेगनार के अंदर वहां से आओगे, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, बीच में किसी ने किडनैप कर लिया तो मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, कल को किडनैप करके ले गए और बाद में कहे साहब 3 आतंकवादी छोड़ो, भारत सरकार क्या करेगी, 3 आतंकवादी छोड़ने पड़े, इससे अच्छा है तुम सिक्योरिटी लो, 15 बॉडीगार्ड इधर चले 15 इधर चले, ताकि देश की एकता अखंडता को थ्रेट ना पहुंचाए। पर अपने को ये चीजें कतई नहीं समझ में, मेरे तो कभी यही नहीं समझ में आता, कोई चलता कहते लाल बत्ती उतार देनी चाहिए। RSIS जो होते हैं इनके किस बात की लाल बत्ती होती है, कई बार ये होता है ना, कई बार अपने जा रहे होते हैं तो कहते भाई गाड़ियां रोक दो, सब गाड़ियां रोक दो, ट्रैफिक रोक दिया जाए, और फिर थोड़ी देर पता चलता है कलेक्टर साहब की गाड़ी गई, और अपने खड़े खड़े कहते हैं और यार कलेक्टर है तो हमारे ऊपर है ज्ञान, 15 मिनट फालतू में खराब कर दिए। ये आपको तब समझ में आ जाएगा जिस दिन आप SDM बनोगे, क्योंकि आपको नौकरी नहीं करोगे, आप सेवा करोगे, सेवा। उसके अंदर हो सकता है कि आप सुबह 9 बजे ऑफिस गए, उस दिन शाम को 6 बजे तक आप अपने घर आए, पूरे दिन आपने काम किया ऑफिस में बैठ के, 6 बजे घर आए, तो आपका लक्ष्य ये है मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाऊं ताकि आराम से जाके रेस्ट करूं, इसलिए आपके लिए रोड खाली होनी चाहिए। वो कई जनता के ऊपर है, वो जनता का भला करता है, जनता का काम करता है, इसको जल्दी घर जाने दो, अपने 15 मिनट रुक भी जाएंगे तो कुछ ही नहीं बिगड़ना है, ऐसा कौन से घर पे जाके तीर मारने हैं, 15 मिनट लेट चले जाएंगे।
अपना घर संभालना है, इसको बेचारे को पूरा एक जिला संभालना है, इसको एक पूरी तहसील संभालनी है। उसमें आपको समझ में आएगा कि आपके साथ कभी ये भी हो सकता है कि आप 6:30 बजे घर पहुंचे और घर पहुंचते हाथों हाथ आपके पास वापस फोन आया कि फलाने गांव के अंदर रोड बन रही है और वहां के किसानों ने हंगामा कर दिया कि हमारे खेत से रोड जाने नहीं देंगे। एसडीएम साहब को बुलाओ, यहां बुलाओ, हाथों हाथ। आपने जूते भी नहीं उतारे पूरे, उससे पहले आप वापस ड्राइवर कहते गाड़ी स्टार्ट कर, वहां चलना है। इधर आप पुलिस वालों को अपने फोन करते हैं, आपके डिप्टी साहब को फोन करते हैं, डिप्टी साहब पुलिस का जाब्ता लेके वहां जाओ, क्या पता बाटे मारने शुरू कर दे लोग। आप वहां पहुंचे, किसानों को जाके आपने समझाया कि नहीं देश का विकास होगा, प्लीज निकलने दो, मैं सरकार से बात करूंगा, तुम्हें रुपए दिलवाऊंगा। ये देखो अभी मंत्री जी से बात करता हूं, तुम्हारे सामने करता हूं, लाउड स्पीकर पे बात करता हूं, उनका इतने रुपए लेंगे, आपने कहा इतने दिलवा दूंगा। फाइनली आप 11 साढ़े 11 बजे उन किसानों को समझा बुझा के अपने तहसीलदार को या आपके नीचे जो कलीग है उनको कहते हो कि तुम संभालो यार, मुझे वापस जाना है, क्योंकि 7 बजे सुबह कलेक्टर साहब की विश है, उसमें जाना ही पड़ेगा। उस दिन आपके समझ में आ जाएगा कि ये लाल बत्तियां होनी चाहिए, ये लाल बत्तियों पे गाड़ी की गाड़ियां रुकनी चाहिए, आप वाली गाड़ी जल्दी जानी चाहिए। पर अपने जब तक वो बनते नहीं है तब तक अपने गाड़ियां निकालते रहते हैं, वहां तक अपने पहुंच नहीं पाते। मुझे याद आता है अमेरिका का कोई एक राष्ट्रपति सर जॉर्ज बुश की एक फोटो छपी अखबार में जिसमें जॉर्ज बुश कार धो रहा था, अपनी कार वॉश कर रहा था। अमेरिका की मीडिया ने, अमेरिका के लोगों ने जॉर्ज बुश की धज्जियां उड़ा दी कि मंगते लीचड़, तेरे पास कार धोने का टाइम है, तू इतना फ्री निकम्मा बैठा है कि कार धो रहा है। कार धोने के लिए 5 नौकर रख, तो अमेरिका के बारे में सोचा कर, अमेरिका के काम किया कर, अमेरिका की नीतियां बनाया कर। कार धोने के लिए नौकर नहीं है। जॉर्ज बुश ने माफी मांगी, गलती हुई, आगे से कार नौकरी धो लेगा, मैं अमेरिका के बारे में सोचूंगा, अमेरिका काम करूंगा। मैं कहता हूं किसी इंडियन नेता का ऐसा फोटो छप जाए, वो 3 चुनाव उस फोटो से जीते। लालू यादव का बहुत साल पहले का वो एक फोटो छपा था, जैसे भैंस का दूध दूते हुए वैसा, और हमने कहा कितने डाउन टू अर्थ है। इतना डाउन टू अर्थ होना तो जमीन खोद के अंदर बढ़, उसके अंदर ही रहे, पाताल लोक में रहे, बाहर क्यों आना है, फिर डाउन ही रहे, फिर ऊपर आने की आवश्यकता ही क्या है। अपने भारत की अलग ही टाइप की सोच है जी, इसलिए वो देश आगे निकल गए अपने से, अपने उसी तरीके से चल रहे हैं, इसलिए बैठे। इसलिए सादगी वादगी ये सब चीजें फर्जी है, चीजें अपने हिसाब से होती है। जो सादगी है वो भी अपनी जगह है, उनकी अपनी वैल्यू है, पर जिस तरीके से इन चीजों को प्रेजेंट किया जाता है वैसे ये चीजें है। मैं कहता हूँ ना, भारत ने क्या क्या बना लिया कि हमने गरीबी को महिमा मंडित करना शुरू कर दिया। हमने ये कहना शुरू कर दिया कि गरीबी अच्छी होती है, इसलिए हर महान आदमी को हमने कहते हैं कि वो गरीब था। मतलब महात्मा गांधी, इनके बारे में भी जब पढ़ेंगे, इनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। अरे सामान्य, ये 150 साल पहले लंदन पढ़ के आए थे। सामान्य क्या है, हम जयपुर पढ़ने आए, उसमें घर वालों ने दिन में 3 बार फोन किया, 10,000 भेजा, 10,000। आपको सामान्य लगते हैं। हमारे 3 पीढ़ी पहले वालों को पता भी नहीं था लंदन पढ़ता किधर है। ये लोग लंदन में पढ़ के आ रहे थे उन दिनों के अंदर। सुभाष चंद्र बोस के बारे में है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म एक सामान्य परिवार, आईएएस थे अंग्रेजों के टाइम के। आपको अभी तक भी नहीं आ रहा कि नहीं सर आरएसी दे लेते हैं, आईएएस तो बड़ा हो जाएगा ना सर। सोच नहीं पा रहे हैं, वो बन गया था आज के 100 साल पहले। शाहरुख खान के बारे में लिखा था, शाहरुख खान का जन्म एक सामान्य परिवार में। शाहरुख खान के नाना आजाद हिंद फौज के कमांडर थे। शाहरुख खान के पिताजी ने 1952 का पहला लोकसभा चुनाव मौलाना अबुल कलाम आजाद के सामने लड़ा है। तो शाहरुख खान सामान्य परिवार से कहां से आया? पर अपने हर बार आएगा, सामान्य परिवार से आए लड़के ने किया बॉलीवुड पर राज। सामान्य परिवार के अपने है, बॉम्बे की गलियां ही नहीं पता कि किधर है किधर नहीं है, पर है। अब ये ना किसी महान आदमी के बारे में लिख दिया जाए भारत के अंदर, कि मैं कहता हूं शाहरुख खान के बारे में लिख दिया जाए कि भयंकर पैसे वाले परिवार से आए शाहरुख खान, लोग फिर क्या बड़ी बात है। तो अपने यहां पर है लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, शास्त्री जी गरीब परिवार से थे, वो तैर कर नदी पार करते थे। उड़ के कौन करता है? दुनिया के सारे लोगों ने नदी कैसे पार किए? बच्चे थे यार, गांव में पढ़ते थे, सारे तैर के पार कर रहे थे, उन्होंने तैर के पार कर लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? शास्त्री जी ने उन दिनों में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की है। शास्त्री जाति नहीं है, जाति को कायस्थ थे। शास्त्री बीएड वगैरह कर लेते, उनको वहां पर बोलते कि भाई तुम नाम क्या क्या लगा सकते हो? शास्त्री। पढ़े लिखे थे। नेहरू जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बन गए थे, मतलब तब वो चुनाव लड़ रहे थे, एमपी का चुनाव लड़ के जीत के गए वो। पर अपने यहां पर आएगा कि नहीं शास्त्री जी। तो ये आपके आसपास की जो परिस्थितियां रहेगी उनके अनुसार रहेंगे। मैं मतलब 2009 तक पापा की पोस्टिंग जिस गांव के अंदर रही, हम पाकिस्तान से 7-8 किलोमीटर इधर थे, इसलिए मोबाइल का टावर तो हमारे आज ही वहां पर काम नहीं करता।
अब तो ठीक मेरे पापा बीकानेर पोस्टिंग ले ली, तो वहां बीकानेर रहते हैं हम लोग, पर पहले वहां एकदम ठेठ पाकिस्तान बॉर्डर पे रहते। 2004 तक उस गांव में सड़क नहीं थी, तो हम 4 किलोमीटर बाहर जाके बस में चढ़ते। मैं 6 क्लास में आया, गांव में 5वीं तक स्कूल थी। अब 6 क्लास में यदि आपको शहर में जाना है तो 4 किलोमीटर दूर बस आती है, वहां जाके चढ़ो। हम सारे जाते, पूरा गांव जाया करता, तो मैं भी जाया करता उसके अंदर। गांव में लाइट नाम की कोई चीज नहीं थी, सौर लाइट आई हुई थी, वो भी इक्का दुक्का घरों के अंदर हुआ करती थी, लालटेन हुआ करती। 2004 में लाइट आई थी, 2004 के आसपास ही बाद में सड़क आई थी, दोनों चीजें उसमें। तो 2004 तक बिना लाइट के, बिना सड़क के, मोबाइल वोबाइल जैसी चीजें तो वहां पर होती नहीं थी, बॉर्डर एरिया में रेंज भी नहीं दिया करते, बिना किसी टीवी के उस इलाके के अंदर रहा करते। पर मैं कभी ये नहीं कहता कि हम गरीब थे, गरीब नहीं थे, हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। मेरे पापा अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, पापा टीचर थे, पर चूंकि पूरा गांव ही पैदल जा रहा है तो मैं पैदल ही जाऊंगा। जब रोड ही 4 किलोमीटर बाहर से है तो मैं हेलीकॉप्टर से कैसे जाऊं? भाई ये तो तब हो जब रोड तो आए अंदर, और कोई गाड़ी वाला ये कहे कि रोड अंदर आती है और रोड से वहां तक जाने के 10 रुपए लगते हैं, लेकिन मेरे घर वाले कहे देख बेटा अपने पास 10 रुपए नहीं है, तेरे को वहां तक पैदल जाना पड़ेगा। तो मैं कहूंगी मैं गरीब परिवार का था और मेरे पास रोड को देने के लिए 10 रुपए, वो रिक्शे वाले को देने के भी 10 रुपए। जब सरपंच का बेटा भी पैदल ही जा रहा था, मैं भी पैदल ही जा रहा था, जो खेती कर रहे थे वो भी पैदल ही जा रहा था, फिर किस बात की गरीबी? पर अपने गरीबी को महिमा मंडित है। अब ये कह दो कि नहीं बचपन अमीर परिवार में बीता था, तो बाद में कोई कहते कि ना ये अपने जीते इंडियन आइडल ये जीते आते हैं। आपको नहीं लगता कि हर आदमी मुझे लगता है कि मैं रो लूं इसके साथ? दिलीप सर के एक फ्रेंड है, उनकी बच्ची इतने अच्छे गीत गाती थी, अच्छे अच्छे गीत गाती, इसकी हद नहीं कोई। उसने इंडियन आइडल में वो 3 बार शायद स्टेज पार किए, वहां तक पहुंची हो। उसे इसलिए वहां पे ऑन एयर नहीं किया जा रहा है, स्टेज पे नहीं लाया जा रहा कि उसके पापा आरएएस है। क्योंकि फिर कहानी कैसे बने? रिक्शे चालक के बेटे ने गाया गीत, तो लोगों को लगता है इसके सुर अपने आप निकलेंगे अब, है ना? आरएस वाला टावर गा दे तो उसके नहीं। ये इन सब रियलिटी शो की कहानी, ये रियलिटी शो जितने इनमें रियलिटी नाम की कोई चीज नहीं, पर वो भारत की नब्ज जानते हैं, वो बहुत अच्छे से पकड़ते हैं कि यार भारत में गरीबी को बेचा जा सकता है। और हम तब तक सारे लोग अमीरों को गालियां निकालते हैं जब तक खुद ना बन जाए। हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं पूरी जिंदगी गरीब रहना चाहता हूं, गरीबी में जो सुकून मिलेगा उसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं। हम तमाम लोग चाहते हैं हम अमीर बने, पर जब तक हम नहीं बनते तब तक जितने गरीबों को भर भर के गालियां निकालनी हो सबको गालियां निकाल। अपने ज्यादातर के दुख हुए, हम अपने दुख से दुखी। मुकेश अंबानी ये मजे क्यों ले रहे हैं? हम विजय माल्या को चलते गालियां निकाल जाते हैं कोई। विजय अपने कई दुख है, विजय माल्या उधर फोटो डालता है 70 साल का डोकरा, उधर 3 लड़कियां खड़ी कर रखी है फोटो डाल। अपने दुख पैसे वाला नहीं है, अपने दुख उधर वाला। अपने लीजिए थे चोर वापस कब आएगा? मजे ले रहा है वहां पे, इंडिया आओ पकड़ के दिखाते हैं तेरे को। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। कौन सी बात कौन सी नहीं, फालतू में जोड़ जाड़ के बातें करते हैं। तो वो अरे भाई बात अरे, तो अपने ये गांधी जी ने अब किसका साथ दिया किसका नहीं दिया? अपने को हिस्ट्री में ये पढ़ना है कि पूरी हिस्ट्री में अंग्रेज खराब है ना? अंग्रेजों को भर भर के गालियां निकालनी। मेरे क्या एक बार आईएएस के अटेम्प्ट में, एक बार मेंस के अंदर मॉडर्न इंडिया में अच्छे नंबर है, 155 के आसपास, 150 155 के नंबर आसपास है। तो 250 में 150 नंबर खूब हो जाते हैं, 150 एक नंबर आए उसमें। तो मेरे साथ वाले मुझे हमेशा हंसते कि मैं हमेशा अंग्रेजों की तारीफें करता कि यार अंग्रेज शानदार आदमी थे, अंग्रेजों ने जो देश का विकास किया ना वैसा किसी ने नहीं किया, और अंग्रेजों को थोड़े दिन और रह जाना चाहिए था, इधर मिनक बना के जाते यार अपने को। तो उसने मेरे किसी दोस्त ने कहा अगर तू यार अंग्रेजों की तारीफ करता रहता है, फिर मॉडर्न इंडिया में लिखना तो अंग्रेजों के खिलाफ पड़ता है, तो बाद में तेरे नंबर कैसे आ जाते हैं अच्छे? तो मैं यार मैं तारीफ करता हूँ इसका मतलब मूर्ख थोड़ी हूँ, मुझे ये पता ना पेपर में क्या लिखना है। तो पेपर में तो मेरी हर लाइन पढ़ के पढ़ने वाले को लगता है कि अंग्रेजों से ज्यादा दमनकारी शोषणकारी औपनिवेशी कोई भी हुआ। मैं लिखते टाइम में ये करता हूँ उसे खून की उल्टियां कर रहा हूं, जैसे अंग्रेजों ने डायरेक्ट मेरे को लूटा होगा। वो बात है, तो लिखने में बातें अलग है, करने में बातें अलग है। क्या 1942 में हम आंदोलन चला रहे हैं भारत छोड़ो, अंग्रेज उस साल बना रहे थे हावड़ा ब्रिज। क्या बना रहे थे? कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज आज भी जाके खड़े होता है, विशाल का है, भीम का है, आपको लगा यार क्या चीज बना के गए होंगे। वो उन्होंने 1942 में बनाया, उनको पता था छोड़ना है। हम भी उनके खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, अंग्रेजों भारत ही छोड़ो, उनका देश में होना ही चाहिए।
जो है वो चीजें तो होनी चाहिए। मैं कहता हूं अंग्रेजों ने जो काम किया ना, अपनी सरकारें वैसे वैसे काम कर गई। मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि यार जलियांवाला कांड में डायर ने फायरिंग की और डायर ने लोग मारे, अपने एक एक बच्चे को डायर याद है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में 72 लोग शहीद हुए। कौन से अफसर ने गोलियां चलाई? कौन अफसर था वो? वसुंधरा ने। वसुंधरा याद है अफसर? पुलिस ने चलाई। वहां पुलिस वाले का नाम भी याद है हमें। अकबर ने खाली चित्तौड़गढ़ में 30,000 लोग कटवाए, खाली चित्तौड़ में, निर्दोष लोग बाहर निकाल निकाल। जलियांवाला कांड में 379। क्या हम अकबर को डायर को सेम रखते हैं? उल्टा हम कहते हैं डायर, डायर का नाम आते अपने मन में आता है कि अभी मिल जाए तो बाटे मार मार के हम मार दे। अकबर का आते अपने लोग करेंगे साहब महान राजा था, उसने ये करवाया था, ये करवाया था, ये करवाया था। तो कौन सी चीजों को छुपाना है, कौन सी चीजों को उभारना है, ये हिस्ट्री बहुत अच्छे से जानती है। हिस्ट्री का उद्देश्य और उसका कारण भी था, हम नए नए अंग्रेजों से आजाद हुए थे, नए नए अंग्रेजों से आजाद हुए, इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ हमारे में गुस्सा था, इसलिए हिस्ट्री में केवल वो बातें हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ लिखनी थी। स्वाभाविक है, किसी भी देश का इतिहास इसी प्रकार का होता। तो मुझे लगता है 101 साल बाद भारत बहुत शक्तिशाली होगा। इतना शक्तिशाली होगा कि इंग्लैंड इंग्लैंड सारे अपनी बातें मानेंगे। तब अपने को हिस्ट्री चेंज करनी पड़ेगी। अपने टावरों को शर्म आएगी ये बताते हुए कि हम इंग्लैंड के गुलाम थे। कोई बाद में विश्वास नहीं करूंगा, लगे छोटा सा देश इतने बड़े देश पर राज कर गया। तब अपने टावर शायद हिस्ट्री में ये लिखेंगे नौकरी करते थे इधर, कोई राजवाज नहीं किया भाई साहब, इधर मंगते थे, इधर लेके आए थे और यहाँ थोड़ा बहुत नौकरी करके यहाँ से वापस लेके चले गए। तो ट्रेंड चेंज हो जाएंगे। अब तक अपने ट्रेंड ये है, तो जब तक ट्रेंड ये चले इस प्रकार। वो तो है कि भाई कांग्रेस कई बार इल्जाम लगाती है कि बीजेपी पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाती रहती है, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद चिल्लाती रहती है, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाती है, इसलिए वोट ले लेते हैं। बोलता है हर पार्टी राष्ट्रवाद का नारा चिल्लाती। कांग्रेस ने 30 साल का हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जीती, हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जीती, हमने अंग्रेजों से बचाया। बीजेपी वाले करे हम पाकिस्तान से बचाएंगे, हम पाकिस्तान से, क्योंकि अब नई वाली पीढ़ी अंग्रेज भूल गई। अब नया दुश्मन कौन है? थोड़े दिनों बाद पाकिस्तान एक गए बीता मंगता देश हो जाएगा, तो कोई नया दुश्मन ढूंढना पड़ेगा अपने आप, इधर उस चाइना वाइना करना पड़ेगा, हम चाइना से बचाएंगे, हम चाइना से। तो राष्ट्रवाद तो हर दौर में, उस राष्ट्रवाद को हम भूल गए, ये राष्ट्रवाद अपने को याद। तो यही चीजें हैं। तो हिस्ट्री में ज्यादा लोड नहीं लेना अपने, ये है कि इससे 2 नंबर आएंगे, है ना। कौन सी उपाधि लोड है ये कर लेना, बाद में जब आप आरएस लग जाओ तब आप हिस्ट्री पढ़ना, अपने हिसाब से व्यू बनाना। नहीं तो मेरी बात मानने की आवश्यकता, न किसी तीसरे की बात मानने की आवश्यकता। 10 किताबें पढ़ोगे, 10 चीजें देखोगे, अपने आप आपके व्यू बनेंगे, अपने आप को लगेगा कौन सही है और कौन। मैं कहूं गांधी जी सही थे तो भी नहीं माननी, मैं कहूं गांधी जी गलत थे तो भी नहीं